सो हाय एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ईयर के हर एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और हर एक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इस ईयर ईयर के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन सभी टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ताकि टाइम वेस्ट ना हो, मैंने पहले से ही एक वेरी सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बना के रखा है ईयर का। तो चलिए अभी इसके स्ट्रक्चर के बारे में पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी जो ईयर है, लेट्स टेक वाइट, ओके। अभी ईयर का सबसे पहला पार्ट के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑरिकल। ओके, सो दिस इज नोन एज द ऑरिकल और ऑल्सो नोन एज पिना। बोथ द नेम्स आर इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर। और ये दो जो ऑरिकल और पिना है ना, ये जो बाहर में जो निकला हुआ होता है, जो एक्सटर्नली हमें ईयर के फॉर्म में दिखता है, ये वो पार्ट है, ठीक है। ये जो एक्सटर्नली हमें ईयर के फॉर्म में दिखता है बाहर में, ये वो पार्ट है, इसको हम ऑरिकल या पिना बोलते हैं। अभी इसका फंक्शन जो होता है ना, वैसे तो इसको बहुत जगह पे वेस्टिब्यूल ऑर्गन भी कहा जाता है। वेस्टिब्यूल ऑर्गन मतलब जिस ऑर्गन का हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है, पर इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। और अगर इफ anywhere it asks you to write the function of auricle or pinna, इसका फंक्शन हम लिखेंगे, its function is to collect the साउंड वेव्स, ठीक है। तो ईयर का काम क्या है? सुनना, ठीक है। अभी तुम्हें पता होगा कि जो साउंड है ना, वो वाइब्रेशन जब होती है तब प्रोड्यूस होता है और साउंड वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। अभी जब साउंड वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है तो इसको ना हमारा ईयर, सॉरी, इसको जो है हमारा जो ऑरिकल और पिना है, जो कि बाहर में जो हमें बाहर में ईयर के फॉर्म में दिखता है, इसे ये ऑरिकल और पिना ही कलेक्ट करता है। तो ये जो साउंड वेव्स है, इन्हें हमारा ऑरिकल और पिना क्या करता है? कलेक्ट करता है, ठीक है। तो पिना या ऑरिकल जो कि बाहर में हमें ईयर के फॉर्म में दिखता है, उसे हम ऑरिकल या पिना कहते हैं। और इसका फंक्शन है दैट इट कलेक्ट्स द साउंड वेव्स, ओके। नाउ नेक्स्ट जो हम अब ईयर के पार्ट पे हम पहुंच रहे हैं वो है ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। अभी ऑडिटरी कैनाल वो है जो कि पिना और ये टिम्पैनम है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। पिना और टिम्पैनम को कनेक्ट करता है। और इस जब साउंड वेव्स एंटर होती है ना, जब साउंड वेव्स एंटर करती है, यहाँ से साउंड वेव्स एंटर कर रही है सपोज, तो जब साउंड वेव्स एंटर करती है तो जब साउंड वेव्स एंटर करती है तो फिर ऑडिटरी कैनाल के थ्रू यह आगे पहुंचती है। अभी ऑडिटरी कैनाल का फंक्शन इतना ही नहीं है दैट इट conveys the sound waves from pinna to the tympanum or eardrum. Auditory canal का function ये है that it concentrates the sound waves which is received by auricular pinna, ठीक है। तो auditory canal का function क्या है? that it concentrates the sound waves received by the pinna, ठीक है। ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है इसके बारे में हमने बात किया। अभी नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर पर हम पहुंच रहे हैं वो है टिम्पैनम। अभी देखो, ये जो ऑडिटरी कैनाल है ना, ये कहाँ लीड करता है? एक ये ड्रम लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं टिम्पैनम और ऑल्सो नोन एज ईयर ड्रम। जब हम कभी बोलते हैं ना कि कान का पर्दा फट गया, तो हम यही बोलते हैं कि ये जो टिम्पैनम है ईयर ड्रम है। कान का पर्दा मतलब ईयर ड्रम ही होता है, टिम्पैनम ही होता है। ये जो स्ट्रक्चर है, इसे ही हम कान का पर्दा बोलते हैं इसको। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये कभी कभी रप्चर हो जाता है इसके अंदर। कभी हम किसी शार्प चीज को जब हम अपने कान में डालते हैं, अगर तो फिर अगर इफ दैट शार्प थिंग रीचेज द टिम्पैनम, इट गेट्स रप्चर्ड एंड उसी फेनोमेनन को हम लोग हिंदी में बहुत बार बोलते हैं कि कान का पर्दा फट गया, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टिम्पैनम। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है दैट इट वाइब्रेट्स while the sound reaches it, ठीक है। इसका उतना कुछ खास फंक्शन नहीं है, इट इज जस्ट दैट द फंक्शन ऑफ टिम्पैनम इज दैट it vibrates when the sound waves reach it, okay। Yeah.
ठीक है। सो व्हाट इज टिम्पैनम, एक बार समराइज करके फिर से बोल देते हैं। टिम्पैनम जो होता है उसे हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं, सॉरी मैं मेंशन करना भूल गई। इस टिम्पैनम को हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं। और जब साउंड वेव्स आती हैं तो ये जो ईयर ड्रम है, ये जो है साउंड वेव्स जब इसे हिट करती है तो ये टिम्पैनम इट स्टार्ट्स टू वाइब्रेट, ठीक है। अभी जब भी हम बोलते हैं कि कान का पर्दा फट गया, तो कान का पर्दा हम टिम्पैनम को ही रेफर कर रहे हैं। लेकिन कान का पर्दा फट गया का मतलब क्या है? बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कोई शार्प चीज हमारे ईयर में हम पोक करते हैं अपने ईयर के अंदर, विच इज नॉट रिकमेंडेड। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, जब कोई शार्प चीज आपके कान के अंदर जाती है तो वो इस टिम्पैनम को रप्चर कर देती है, विच इज नॉट गुड। तो इसी जो चीज है इसको बोलते हैं कान का पर्दा फट गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ईयर आर द ईयर ऑसिकल्स। अभी ईयर ऑसिकल्स जो है, ईयर ऑसिकल्स कौन से हैं मैं दिखाती हूँ। ईयर ऑसिकल्स जो ये थ्री है ना, इन थ्री बोन्स को ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। ये ब्लू कलर में जो है, ये पिंक कलर में और येलो कलर में, इन्हें हम बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। अभी हम इसे अलग से बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ईयर ऑसिकल्स जो है ये तीन बोन है, ठीक है। फर्स्ट वी हैव दी malleus, ठीक है। एंड देन वी हैव a bone which looks somewhat like this, and then we have the third bone which is known as stay, ठीक है। अभी इनके नाम लिख देते हैं, malleus, incus and we have stay, ठीक है। अभी इनके दूसरे नाम भी है। malleus is also known as hammer, incus is also known as anvil, and stay is also known as स्टिरअप, ठीक है। तो इन तीनों के ये नाम है। अभी ईयर और साइकिल्स के बारे में डिस्कस करें तो ये कहाँ लाई करते हैं, ये दे लाई बिहाइंड द टिम्पैनम, ठीक है। और ये थ्री बोन्स है और इनका फंक्शन क्या है वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर। सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जो मैलियस है वो हैमर शेप दिखता है, इसलिए इसलिए हम इसे हैमर भी बोलते हैं, बट इट इज मोर रिकमेंडेड कि अगर तुम एग्जाम में लिख रहे हो तो मैलियस नाम ही लिखो, ठीक है। एंड देन मैलियस से अटैच्ड एनविल है, ये देखो ये जो है um, okay, so here the blue colored one we have the malleus, and then yeah, so this blue colored one is the malleus, this is the pink color one which is stapes, sorry incus, ठीक है। So how do they fit together, we are seeing out there in the diagram। इधर भी मैं बना देती हूँ अच्छे से समझाने के लिए। तो malleus जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा, ठीक है। मालियस ऐसा होता है काइंड ऑफ, और इनकस जो होता है वो उसके ऊपर, ये जो बल्जिंग टाइप ऑफ है ना, उसके ऊपर इनकस इस तरीके से फिट हो जाता है, ठीक है, ऐसे। ये होता है ये हो गया मालियस और ये हो गया इनकस, ठीक है। अभी ये जो इनकस है, अनविल क्या होता है ना, सो टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इनकस मैंने आपके लिए यहाँ पे एक एनविल की पिक्चर निकाल दी कि हम इनकस को एनविल क्यों बोलते हैं। मेटल को ना इस टॉप सरफेस के ऊपर ये बीट करते हैं, ठीक है। पिक्चर में मे भी मिल जाए, हाँ। ये देखो, हाँ, मेटल को हीट करके इस टॉप सरफेस पे बीट करते हैं टू शेप द मेटल। तो देखो ये जो टॉप सरफेस है ना, दिस सरफेस, दिस सरफेस काइंड ऑफ लुक्स लाइक द टॉप सरफेस, और ये एनविल की तरह दिखता है, इसलिए हम इसे इनकस बोलते हैं। और स्टेप जो होता है ना, स्टेप को हम स्टिरअप इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टिरअप मतलब क्या होता है, हॉर्स पे जब हम चढ़ते हैं तो एक जब चढ़ने के लिए हुक टाइप सा होता है ना, इस टाइप का,
इसी को हम स्टेरअप बोलते हैं, ठीक है। हॉर्स राइड करी होगी कभी, तो आपने नोटिस किया होगा कि हॉर्स पे चलते टाइम एक हुक टाइप का होता है चढ़ने के लिए, उसे हम स्टेरअप बोलते हैं। और दिस लुक्स वेरी सिमिलर टू अ स्टेरअप, इसलिए हम इसे स्टेरअप भी बोलते हैं, ठीक है। अभी इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अभी इनका फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनका फंक्शन क्या है? इट एम्पलीफाइज द साउंड बाय इंक्रीजिंग वाइब्रेशन, द साउंड बाय इंक्रीजिंग वाइब्रेशन। अभी एम्पलीफाइज मतलब क्या हो गया? एम्पलीफिकेशन। अभी एम्पलीफिकेशन में हम किस फिजिक्स के किस टर्म को हम लोग रेफर कर रहे हैं? हम रेफर कर रहे हैं एम्पलीट्यूड। जब कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट करता है या फिर एक वेव में मूव करता है ना, तो वो देखो साउंड इस प्रकार की वेव में मूव करता है। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की जाती है ना साउंड के पार्टिकल द्वारा, देखो मान लो कि ये साउंड का ही पार्टिकल है, ये इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। अभी ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की है साउंड ने उसके पार्टिकल द्वारा, ये उसकी मीन पोजिशन है, ये जो है साउंड की मीन पोजिशन है, और उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो किया ऊपर नीचे जो कर रहा है, उसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब जितना बड़ा जो एम्पलीट्यूड होता है उतनी बड़ी लाउडनेस होती है, ठीक है। एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इफ एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस लाउडनेस इंक्रीजेस, ठीक है। सो आप अगर सिंप्लीफाई करके बोलो तो एम्पलीट्यूड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, और लाउडनेस और एम्पलीट्यूड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, व्हिच मींस अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो फिर लाउडनेस ही बढ़ेगी। तो इन तीन बोन का फंक्शन क्या है? दैट इट एम्पलीफाइज द साउंड वेव्स बाय इंक्रीजिंग वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेशन बढ़ा देते हैं जिससे कि उनकी एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाती है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग तीन बोन की जगह यहाँ पे एक सिंपल सी बोन ही क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इन तीन सेपरेट बोन्स की जगह एक बोन भी तो यूज कर सकते हैं ना। Why three separate bones and not one? इसका क्वेश्चन, हमारी बॉडी में थ्री सेपरेट बोन्स क्यों है फॉर द एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड? एक बोन क्यों नहीं है? भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? अभी भगवान ने ऐसे इसलिए बनाया है बिकॉज द थ्री सेपरेट बोन्स हेल्प इन मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन ऑफ द साउंड। अगर एक बोन होती तो इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन उतनी नहीं बढ़ती और एम्पलीफिकेशन उतना नहीं होता, ठीक है। तो थ्री सेपरेट बोन्स क्या करती है? तो थ्री सेपरेट बोन्स हेल्प इन मैक्सिमम amplification of sound if there was one bone, the intensity of vibration would, the intensity of amplification would not be मच, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर, क्योंकि तीन सेपरेट बोन्स अगर हम यूज करते हैं तो मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन होती है, ठीक है। अभी लेट्स गेट बैक टू द डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़े साफ तरीके से तीनों बोन को लेबल करके तीनों बोन को लेबल करके इनकी फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, सॉरी, here we have the malleus, the incus, and the yellow colored one, the stapes, which are collectively known as ear or cycles or ossicles. And what is the function of this structure? The function of this structure is amplification of sound. Okay. Now moving on to the next structure, that is the oval window and the round window. ठीक है, the oval window is the green structure you see out there. ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ये देखो, पहले मैं तुमको आपको एक बात बता देती हूँ कि ये जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर है और ये जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है, ये मेनली आता है इनर ईयर में, और इनर ईयर में काफी कुछ कंटेंट है, तो इससे हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इसलिए इस डायग्राम में इससे हम लोग उतने अच्छे से नहीं पढ़ने वाले हैं, इसके लिए मैं सेपरेट डायग्राम बना के पढ़ाने वाली हूँ। तो ये जो ग्रीन कलर का एक बॉर्डर दिख रहा है अराउंड दी स्टेप्स, दिस इज नोन एज ओवल विंडो, ठीक है। अभी ओवल विंडो जो है ये मेम्ब्रेन कवर्ड है, ठीक है। दिस इज मेम्ब्रेनस
और इसका फंक्शन क्या है, इट जॉइंस द मिडल एंड द इनर ईयर। ठीक है, इसका फंक्शन इज जस्ट दैट इट कनेक्ट्स और जॉइंस द मिडल एंड द इनर ईयर। ठीक है, अभी मिडिल ईयर इनर ईयर के पार्ट्स कौन से हैं हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया ना कि ये जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर है और ये जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है, इन्हें हम ऑरेंज कलर वाले को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर दैट इज सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया। दीज ऑल कम अंडर दी इनर ईयर। और यहाँ पे जो है, और ये जो ईयर ऑसिकल्स है, ओवल विंडो, राउंड विंडो, यूस्टाशियन ट्यूब, ओ मैं यूस्टाशियन ट्यूब डिस्कस करना भूल गई, विल डिस्कस अबाउट दैट। इन सभी को हम मिडिल ईयर में कंसिडर करते हैं, और जो पिना टिम्पैनम और ऑडिटरी कैनाल है वो आउटर ईयर में आता है। उसके बारे में हम बाद में फिर से अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे क्या हो गया, ओवल विंडो हमने डिस्कस कर लिया, इसका फंक्शन कनेक्ट्स द इनर ईयर एंड द मिडिल ईयर। अभी यहाँ पे है हमारे पास राउंड विंडो, के जो पीच कलर या क्रीम कलर में है हमारे पास राउंड विंडो, ये भी होता है ठीक है, राउंड विंडो भी मेम्ब्रेनस होता है एंड इट ऑल्सो कनेक्ट्स, इसका भी फंक्शन सेम है, इट ऑल्सो कनेक्ट्स दी मिडल ईयर एंड दी इनर ईयर। अभी हम आते हैं यूस्टाशियन ट्यूब पे। यूस्टाशियन ट्यूब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ईयर का। यूस्टाशियन ट्यूब ट्यूब जो है ना, ये जो ओपनिंग है, ये ट्यूब जो है, इसे हम यूस्टाशियन ट्यूब बोलते हैं। इस यूस्टाशियन ट्यूब का क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है दैट ये इक्वलाइज करता है प्रेशर ईयर और बाहर के जो एयर प्रेशर है। अभी ईयर एक अलग सा स्ट्रक्चर है ना, तो उसके अंदर भी एयर है, उसके अंदर का भी एयर का कुछ प्रेशर होगा। अभी ईयर के अंदर के एयर प्रेशर को हम उस प्रेशर को रेफर करते हैं जो ईयर के अंदर की एयर ईयर के वॉल्स के ऊपर अप्लाई कर रही है। ठीक है, तो ये जो ईयर के अंदर का प्रेशर है और आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इनमें कुछ डिफरेंस होता है, विच शुड नॉट बी देयर। अगर होता है तो कान में दर्द होता है। ठीक है, अभी जब ये होता है तब ये यूस्टाशियन ट्यूब जो है ना, ये यूस्टाशियन ट्यूब ओपन होती है ईयर में और एंड होती है थ्रोट में। थ्रोट और ईयर को बेसिकली ये कनेक्ट भी करती है, और ये क्या काम करती है कि ईयर को और एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस हिसाब से ईयर में प्रेशर बनाती है, ताकि दोनों का प्रेशर इक्वलाइज हो जाए। ठीक है, अभी क्या होता है कि बहुत बार अगर आपने कभी माउंटेन या हिल्स पे, पहाड़ों पे कभी ट्रैवल किया होगा, तो वहां पे जब हम गाड़ी में गोल 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 घूमते हैं ना, या फिर फ्लाइट में जब हम अचानक से टेक ऑफ करते हैं, तो क्या होता है ना कि हमारे कान भरने लग जाते हैं। बोलते हैं ना कान भर रहे हैं, कान में कुछ अनईजीनेस सी होती है, जैसे कि कान में कुछ भर गया है, ऐसा कुछ फीलिंग आती है। तब क्या होता है ना, जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर में तो प्रेशर कम होता है, एयर प्रेशर एज वी मूव अप, जब हम ऊपर जाते हैं तो एयर प्रेशर कम हो जाता है ना। लेकिन हमारे कान के अंदर तो वही सेम प्रेशर है, तो कान के अंदर हाई प्रेशर हो गया, एयर में जो जब हम ऊपर चले गए तो एयर में कम प्रेशर हो गया। तो ये जो डिफरेंस इन प्रेशर है ना ईयर में और एयर प्रेशर में, इसकी वजह से हमें वो अनईजीनेस फील होती है। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वो अनईजीनेस तो ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो यूस्टाशियन ट्यूब है ना, ये यूस्टाशियन ट्यूब ही उस जो अनइक्वलाइजेशन है प्रेशर का, उसे इक्वलाइज कर देती है। तो हमें उसके बाद कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए इस यूस्टाशियन ट्यूब का होना इज इम्पॉर्टेंट। और इसका फंक्शन क्या है, इट इक्वलाइजेस द प्रेशर इनसाइड द ईयर एंड प्रेशर एंड एयर प्रेशर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूस्टाशियन ट्यूब। अभी हम बात करने वाले हैं दी इनर ईयर के बारे में। अभी इनर ईयर में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है इनर ईयर में वी हैव, मैं एक मिनट फटाफट डायग्राम बना देती हूँ। Okay, so here we have a clear diagram of the inner ear. अभी inner ear में जो ये है कॉकलिया, जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है वो उसे कॉकलिया बोलते हैं। और उसमें ना 2.5 कर्ल्स होते हैं, इसलिए मैंने 2.5 कर्ल्स ही बनाए हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वो ग्रीन वाले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। वो उसको हम बोलते क्या है, उसमें जो अपर पार्ट है ना, ये जो कर्व्स काइंड ऑफ दिख रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, सर्कुलर
कैनाल, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का होता है कि ना, सेमी सर्कुलर कैनाल्स में हर एक स्ट्रक्चर 90 डिग्री काइंड ऑफ पे प्लेस्ड होता है। मतलब ये ना 90 डिग्री एंगल पे प्लेस्ड होते हैं, और हर एक स्ट्रक्चर जब एंड होता है ना, मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ से शुरू हो रहा है तो फिर ये एंड हो रहा है, तो वहां पे एक ऐसे बल्ज स्ट्रक्चर है, उसे हम बोलते हैं एम्प्यूला। ठीक है, इस बल्ज स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला। और यहाँ पे तीन सेमी सर्कुलर कनाल्स होते हैं हमारे ईयर में। तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, और इनका जो फंक्शन होता है, इनका फंक्शन इज टू मेंटेन इनका फंक्शन इज टू मेंटेन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम बेसिकली मींस बॉडी बैलेंस। ठीक है, बॉडी बैलेंस टू टाइप के होता है, डायनामिक और स्टैटिक। अभी डायनामिक बॉडी बैलेंस वो होता है जब तुम लोग भाग रहे हो, मूव कर रहे हो, डांस कर रहे हो, जब हम लोग मूवमेंट में है ना, उसे हम डायनामिक बोलते हैं। डायनामिक मतलब मूविंग। अभी डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी बैलेंस जो विच वी हैव टू मेंटेन व्हाइल वी आर मूविंग। ठीक है, जब हम डांस कर रहे हैं, जब हम मैंने जिम्नास्टिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब हम लोग रनिंग कर रहे हैं, तो इन सारे फंक्शन में ना हमें एक डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब एक बैलेंस बना के रखना होता है। इसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब द बैलेंस मेंटेन्ड व्हाइल वी आर इन मूवमेंट। ठीक है, तो वो जो बैलेंस होता है ना मूवमेंट के टाइम में, जो हमें बैलेंस बना के रखना होता है, उसे हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोलते हैं। अभी ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, उसके नीचे एक जो बल्ज्ड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है ना, इतना बड़ा सा, इसे हम बेसिकली बोलते हैं वेस्टिब्यूल। इसे हम, अच्छा एक चीज मैं मेंशन करना भूल गई, सेमी सर्कुलर कैनाल्स में जो ये बल्जिंग है ना, ये जो बल्ज्ड काइंड ऑफ है, इसे हम बोलते हैं एम्प्यूला। ओके, दिस इज नोन एज एम्प्यूला। अभी हम क्या बात कर रहे थे? ये बल्ज टाइप के स्ट्रक्चर के। अब ये जो बल्ज्ड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है ना, इसका नाम है वेस्टिब्यूल। नाउ दिस वेस्टिब्यूल इज मेड अप ऑफ utriculus and sacculus। अभी यूट्रिकुलस सैक्युलस कहाँ है वो भी जान लेते हैं। ठीक है, अभी ये जो वेस्टिब्यूल है, इसमें यूट्रिकुलस है हमारा अपर पार्ट। ये जो अपर पार्ट है इसे हम बोलते हैं यूट्रिक्यूलस, और लोअर पार्ट को हम बोलते हैं सैक्युलस। और ये दोनों ना मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारा वेस्टिब्यूल। अभी जो वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अभी हमने डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर लिया कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम कौन करता है, उसकी हमें जरूरत तो है, तो वो कौन करता है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स। लेकिन हमें हाँ, हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन मेंटेन करता है? वो करता है वेस्टिब्यूल, विच इज अ पार्ट इन द इनर ईयर। ये जो वेस्टिब्यूल है ये मेंटेन करता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मींस जब हम लोग सीधे खड़े हैं तब जो बैलेंस होता है वो कौन मेंटेन करेगा? वो करेगा वेस्टिब्यूल। जब हम लोग एक सीधे चल नहीं रहे हैं, मतलब जब खड़े हैं, जब शांति से बैठे हैं, जब एकदम स्थिर है, हम लोग मूवमेंट नहीं कर रहे, तब भी हमें बैलेंस की जरूरत है ना, नहीं तो खड़े खड़े हम गिर नहीं जाएंगे, चक्कर नहीं आने लगे खड़े खड़े। तो जब खड़े रहते हैं तब जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, मतलब व्हेन वी आर नॉट इन मूवमेंट, उस टाइम पे द बैलेंस व्हिच इज मेंटेन्ड, इट इज डन बाय वेस्टिब्यूल। सो वेस्टिब्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी इसमें आता है यूट्रिक्यूलस एंड सैक्युलस। ठीक है, अभी ये जो वेस्टिब्यूल है, इसका एक और फंक्शन है का मे बी, काइंड ऑफ मे बी, अगर तुमको पूछे कि वेस्टिब्यूल का दो फंक्शन दो, तो फिर तुम ये दूसरा फंक्शन लिख सकते हो, बट दिस इज सेकेंडरी। अगर तुमको एक पूछे तो तुम स्टैटिक इक्विलिब्रियम ही लिखोगे, दूसरा लिखोगे तो गलत हो जाएगा अगर एक पूछोगे तो। लेकिन दो पूछेगा तो तुम ये भी लिख सकते हो, दैट इज इट जॉइंस दी semi circular canals to the cochlea
कॉक्लिया हो गया तुम्हारा ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर, ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर कॉक्लिया है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के बारे में जो पता था हमने पढ़ लिया। एक और चीज मैं फिर से बताना भूल गई, जो एम्पुला है ना, ये एक फ्लूइड के साथ फिल्ड होता है। इसे हम बोलते हैं, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं एंडोलिम्फ। आगे भी पढ़ने वाले हैं, कॉक्लिया में भी होता है ये। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं एंडोलिम्फ, ठीक है। अभी देखो, हमने ये सब के बारे में बात कर लिया, ये जो अपन ग्रीनर पोर्शन है इसके बारे में हमने अच्छे से बात कर लिया। अभी हम देखते हैं कि ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है, इतने बार इतने टाइम से हम लोग इसका मेंशन कर रहे हैं, कॉक्लिया कॉक्लिया कॉक्लिया। कॉक्लिया है क्या भाई? देखो जो कॉक्लिया है ना, कॉक्लिया जो है मेनली कॉक्लिया ही रिस्पॉन्सिबल है हियरिंग के लिए। बाकी सारे कुछ कुछ कर रहे हैं ताकि हमें आवाज सुनाई दे, लेकिन जो मेन काम हो रहा है वो कॉक्लिया के अंदर ही हो रहा है। जो मेन चीज होती है ना वो कॉक्लिया में ही होती है। अगर आपने कभी आई पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा मेन चीज होती है रेटिना के येलो स्पॉट में ही मेन चीज होती है, वहां से उसके बाद ऑप्टिक नर्व लेके जाके सारे इम्पल्सेस। तो यहाँ पे जो मेन काम हो रहा है, यहाँ का जो मेन मैनेजर या फिर जो भी बोल सकते हैं उस वो है यहाँ का कॉक्लिया, ठीक है। अभी कॉक्लिया के लिए हम लोग एक अलग सा बड़ा सा सेक्शन लेंगे, ठीक है। दिस इज नोन एज कॉक्लिया, वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो कॉक्लिया है दिस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। अभी ये जो कॉक्लिया के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कॉक्लिया में होते हैं 2.5 टर्न्स, ठीक है। अगर कभी इसका डायग्राम बनाने को आए, इनर ईयर का भी डायग्राम बनाने को आता है। इनर ईयर है ना ये, ठीक है। इनर ईयर को हम लैबिरिंथ भी बोलते हैं, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ये नाम याद कर लेना, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ बोलते हैं इनर ईयर को, हम मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ भी बोलते हैं। अब ये मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में जो कॉक्लिया है इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे 2.5 ये जो टर्न्स दिख रहे हैं ना, ये जो सर्कल 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 दिख रहा है, ये 2.5 टर्न्स होते हैं। अभी बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 2.5 टन्स, अभी बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऐसे ना स्पाइरल ऐसे स्प्रिंग जैसा गोल 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 बना देते हैं। ऐसे मत करना। अभी एग्जाम में मार्क्स इसके कट भी सकते हैं, नहीं भी कट सकते हैं, डिपेंड्स। लेकिन अगर तुम्हें पढ़ाया गया तुम्हारे सिलेबस में है कि 2.5 टर्न्स है तो एग्जामिनर मस्ट एक्सपेक्ट कि तुम्हें पता हो कि इसके अंदर 2.5 टर्न्स है। तो तुम ऐसे ना स्प्रिंग की तरह ऐसे गोला 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 मत बना के आना, 2.5 टर्न्स ही बना के आना, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ कैसे 2.5 टर्न्स हुआ। ये हो गया तुम्हारा 1 टर्न, एक सर्कल की तरह मान लो। ये हो गया तुम्हारा सेकंड टर्न, एक सर्कल की तरह। ये तुम्हारा हाफ जो टर्न है वो हो गया तुम्हारा 2.5 टर्न, ठीक है। तो ये हो गया 2.5 टर्न्स, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कॉक्लिया के अंदर ऐसा होता क्या है जिससे कि हमें सुनाई देता है, बिकॉज कॉक्लिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी जो कॉक्लिया है ना, कॉक्लिया के अंदर के स्ट्रक्चर की भी हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ईयर का डायग्राम इज वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आता है ईयर का डायग्राम बनाने में, ठीक है। तो ईयर का जो कॉक्लिया क्या है, देखो ये कॉक्लिया एक ऐसे पाइप की तरह है ना, तो इस पाइप का इनर स्ट्रक्चर हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, जो पाइप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है इसको मैंने काट दिया आधे में, ठीक है। अभी उसके अंदर क्या है हम लोग वो देखने वाले हैं। अभी ये पाइप के अंदर होते हैं 3 कैनाल, ठीक है। अभी इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। हाँ अब ये ठीक है। अभी इसके अंदर ना 3 कैनाल होते हैं। अभी उसके बारे में बात करने वाले हैं कि इन 3 कैनाल में होता क्या है, ठीक है। अभी ये जो 3 कैनाल है इनको हम लोग, इनका पहले हम लोग नामकरण कर देते हैं। नामकरण हम नहीं कर रहे, साइंटिस्ट ने किया है या फिर जिसने भी किया है मुझे नहीं पता। हम लोग इनके नाम लिखने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं, जो सबसे टॉप मोस्ट कैनाल है इसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलर कैनाल। इसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलर कैनाल। ये काइंड ऑफ इसे हम टॉप मोस्ट कैनाल भी कह सकते हैं। उसके बाद ये जो बीच का कैनाल है इसे हम बोलते हैं
मीडियन कैनाल। क्यों? क्योंकि ये बीच में लाई करता है तो हमें से मीडियन कैनाल बोलेंगे। मीडियम मतलब बीच का हो गया, तो बीच में लाई करता है तो हमें से क्या बोल रहे हैं? मीडियन कैनाल। उसके बाद ये जो है इसे हम बोलते हैं टिम्पैनिक कैनाल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं टिम्पैनिक कैनाल। अभी ये जो सारे कैनाल है ना, ये हर एक कैनाल ना कुछ कुछ फ्लूइड से भरे होते हैं। अभी ये जो वेस्टिब्यूलर कैनाल होता है उसमें होता है पेरिलिम्फ। इसके अंदर जो फ्लूइड है उसका नाम है पेरिलिम्फ। और ये जो मीडियन कैनाल है इसके अंदर के फ्लूइड का नाम है एंडोलिम्फ। और उसके बाद जो टिम्पैनिक कैनाल है उसके अंदर के फ्लूइड का नाम है पेरिलिम्फ। हो गया? सारे सारे कैनाल के अंदर का फ्लूइड का नाम हमने कह दिया। ऊपर ऊपर के कैनाल में होता है पेरिलिम्फ, बीच वाले में होता है एंडोलिम्फ। जो बीच वाला है वही मेन है, उसके अंदर ही सब कुछ होता है। ऊपर ऊपर सेम सेम है। ऊपर ऊपर उतने ऊपर ऊपर मीडियन कैनाल से कम वैल्यूएबल है तो दोनों साथ ही बन गए कि हमें अलग कर दिया, हम साथ में हो गए तो दोनों ने साथ में सेम फ्लूइड रख लिया जिसका नाम है पेरिलिम्फ। और बीच वाला जो कैनाल है उसका नाम है एंडोलिम्फ। अभी एंडोलिम्फ याद करो, कहीं और भी था। एंडोलिम्फ हमने पढ़ा है। एंडोलिम्फ कहाँ पे होता है? एंडोलिम्फ होता है एम्प्यूला में। एम्प्यूला इज फिल्ड विथ एंडोलिम्फ। ठीक है, अभी लेट्स गेट बैक टू आर सेक्शन ऑफ कॉक्लिया, वर्टिकल सेक्शन ऑफ कॉक्लिया। ठीक है, अब ये जो एंडोलिम्फ है मीडियन कैनाल, ठीक है, ये मीडियन कैनाल जो होता है इसमें होते हैं सीलिएटेड एपिथीलियम सेल्स। अभी ये जो सीलिएटेड एपिथीलियम सेल्स होते हैं ना, अगर तुम कहीं भी देखोगे तो कुछ जिन जिन भी सेल्स के ऊपर ऐसे सीलिया होता है ना, उनका काम तो मेनली होता है कि ट्रांसपोर्ट करना है। जैसे म्यूकस है तो वो ऐसे ऐसे, ये जो ऐसे है ना, तो ये कुछ भी फ्लूइड होता है या फिर म्यूकस होता है तो ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये साइडवेज स्वे करते हैं। ठीक है, ड्राइंग से तो मैं नहीं समझा पा रही। ये साइडवेज स्वे करते हैं, और जब ये स्वे करते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि जो ओविडक्ट होता है ना, उसमें भी सीलिएटेड एपिथीलियम होते हैं। और तो फिर वो क्या करते हैं कि जो ओवा है, एग है, उसको फर्दर ट्रांसपोर्ट यूटेरस की तरफ ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गन, ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम है ना, इनका काम यहाँ पे लेकिन ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। क्या है हम लोग ये पढ़ते हैं। ठीक है, हो देखो, सीलिएटेड एपिथेलियम। जब ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम, कोई भी एपिथेलियल सेल जो होता है ना, ये लाई करता है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। ठीक है, ये लाई करता है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। तो यहाँ पे मीडियन कैनाल के अंदर भी होता है सीलिएटेड एपिथेलियम, तो वो भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करेगा। इसका एक्सेप्शन क्यों बनाने, केमिस्ट्री थोड़ी है ना। तो अरे यार, हाँ, तो यहाँ पे हम बना देते हैं अपने सीलिएटेड एपिथेलियम, प्यारे प्यारे, with cilia and a nucleus। और यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बना देते हैं। ठीक है, अभी इन सीलिएटेड एपिथेलियम के लिए एक स्पेशल नाम है। इस स्पेशल नाम को हम क्या कहते हैं? इन सीलिएटेड एपिथेलियम को हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी। वेरी स्पेशल लाइन। अब ये जो ऑर्गन ऑफ कॉटी है ये क्या होता है? ये होता है सीलिएटेड एपी सॉरी सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ये जो होते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एंड दे लाई ऑन एन एम्ब्रेन, सॉरी, दे लाई ऑन अ मेम्ब्रेन व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन इज बैसिलर मेम्ब्रेन। अभी तो हमने बोला था बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये बैसिलर मेम्ब्रेन कहाँ से आ गया? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ही है, लेकिन इसका एक अलग से स्पेशल नाम है बिकॉज इसका एक स्पेशल फंक्शन भी है। तो इसका स्पेशल नाम है बैसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी जब यहाँ पे साउंड वेव्स पहुंचती है तो यहाँ पे मेनली होता क्या है? ठीक है, यहाँ पे होता क्या है वो समझते हैं। अम्म हाँ, इसके अंदर क्या है? एंडोलिम्फ भी है, तो इसको हम लोग, अरे, इसके अंदर एंडोलिम्फ भी है तो इसको हम लोग एक फ्लूइड से भी फिल कर देते हैं जिसका नाम है एंडोलिम्फ।
बहुत ही रफ है, पता है मुझे, बस बट बेयर विथ मी। ठीक है, ये जो एंडोलिम्फ है, जब वाइब्रेशन रीच करती है यहाँ पे, तो इसके अंदर का जो एंडोलिम्फ है वो भी हिलने लगता है वाइब्रेशन की वजह से। और जब ये एंडोलिम्फ हिलने लगता है ना, तब इसके अंदर वेव्स फॉर्म होती है, और वेव्स फॉर्म होती है तो ये जो सीलिया है ना, सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स के ऊपर, ये भी हिलने लगता है। अब जब ये सीलिया इट स्टार्ट्स टू स्वे, व्हेन दिस सीलिया स्टार्ट्स टू स्वे, व्हाट हैपेंस इज, इसके नीचे जो है ना, इसके नीचे जो सीलिएटेड एपिथेलियल के नीचे एक नर्व होती है, जो होती है, उसे हम बोलते हैं ऑडिटरी नर्व। अब जब ये स्वे करने लगता है तो इम्पल्स जनरेट होता है, जैसे कि ऑडिटरी नर्व इम्पल्सेस भेजती है ब्रेन। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बात करते हैं इसके बारे में। लेकिन हम इसके बारे में बात करेंगे मैकेनिक्स ऑफ हियरिंग के अंदर, इसके अंदर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ हियरिंग। वेरी इजी, एक बार तुम बस समझ लो, इतने अच्छे से याद हो जाएगा, कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले यहाँ पे, अच्छा बगल में ही लिखते हैं ना, दिखा दिखा के लिखूंगी। हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैकेनिक्स ऑफ हियरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो ऑरिकल है, पिना है, ये साउंड कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझेंगे बड़े अच्छे से। तो पिना कलेक्ट्स साउंड। ठीक है, इसने साउंड कलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या होगा, ऑडिटरी कैनाल में साउंड वेव्स जाएंगी, कंसेंट्रेट होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैकेनिक्स ऑफ हियरिंग में हमें ज्यादा कुछ नहीं, बस लिखना है कि कान के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑडिटरी कैनाल concentrates the साउंड वेव्स। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएंगी, टिम्पानम, कान का पर्दा, ईयर ड्रम। अभी ये जो टिम्पानम है, इट स्टार्ट्स टू वाइब्रेट व्हेन द साउंड वेव्स हिट इट। ठीक है, टिम्पानम वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव्स हिट। उसके बाद कहाँ जाती है, उसके बाद ये जाती है ईयर ऑसिकल्स पे। तो ईयर ऑसिकल्स में एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स होता है। ठीक है, ये है ईयर ऑसिकल्स माइनस इनका स्टेप्स, और यहाँ पे क्या होता है, एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड्स, एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड्स इन ईयर ऑसिकल्स। ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के पढ़ने से ना बहुत ही इजी तरीके से याद हो जाता है। एकदम फ्लो चार्ट बना के ऐसे पढ़ो, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, एम्पलीफिकेशन इन ईयर ऑसिकल्स। उसके बाद एक मिनट, इसको ना कहीं पे शिफ्ट कर देते हैं, जगह कम हो गई है। ठीक है, ये ठीक लग रहा है। ओके, एम्पलीफिकेशन इन ईयर ऑसिकल्स होता है। ईयर ऑसिकल्स में पहुंचने के बाद अब ये कहाँ जाएगा, ईयर ऑसिकल्स में पहुंचने के बाद ये जाएगा ओवल विंडो और राउंड विंडो में। ठीक है, वाइब्रेशन टू ओवल एंड राउंड विंडो। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद ये साउंड इज ट्रांसमिटेड टू कॉक्लिया, cochlea. Now the endolymph and perilymph in the three canal, it starts to vibrate and generates waves in it. And due to the generation of waves, what happens is it stimulates organ of Corti, and it sways
Now, due to this swaying, impulse is generated. हमने बोला था ना, इसके बारे में फिर से बात करेंगे। अब जब ये ऑर्गन ऑफ स्कॉटी स्वे होता है तो ये स्वेइंग की वजह से इम्पल्स जनरेट होता है, और जो इम्पल्स जनरेट होता है दैट इम्पल्स इज नाउ transmitted by auditory nerve from the ear to the brain, mainly सेरेब्रम, क्योंकि ये सब काम तो हमारा सेरेब्रम ही करता है। ठीक है, तो ये हो गई पूरी मैकेनिक्स ऑफ हियरिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले पिना, पी इधर ही रह गया, पिना कलेक्ट्स द साउंड, ऑडिटरी कैनाल कंसंट्रेट्स द साउंड वेव्स, उसके बाद टिम्पैनम आएगा जो कि वाइब्रेट होता है व्हेन साउंड वेव्स हिट इट, उसके बाद ईयर ऑसिकल्स में एम्प्लीफिकेशन होता है, उसके बाद we have vibration of the oval window and the round window. Have vibration in the oval window and round window. उसके बाद it is transmitted to cochlea the sound, the endolymph and perilymph it sways, it waves generate होते हैं उसमें। organ of Corti, always mention it as organ of Corti अगर नहीं पूछा है कि कौन से टाइप के सेल है। organ of Corti sways and impulse is generated, auditory nerve जो होती है impulse transmit करती है किसको, सेरिब्रम को। अभी हमने इसके अंदर जो भी काम हो रहे हैं सारे डिस्कस कर लिए हैं। अभी जो लास्ट टॉपिक बचा है कि हम डिस्कस कर लेते हैं सी सिकनेस। अभी जो लास्ट टॉपिक बचा है हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो, बहुत बार होता है ना कि बहुत बार बहुत देर तक घूमते रहे, अगर हम लोग चक घूमते रहे, मेरा मतलब है हम लोग अगर स्पिनिंग टॉप की तरह घूमते रहे जैसे हम बचपन में करते थे, तो रुकने के बाद हमें चक्कर आते हैं ना, या फिर हमें बहुत ही एक, अगर तुम शिप में हो, क्रूज में हो, क्रूज में तो घूम रहे हो बस, तो सी सिकनेस नाम की भी एक चीज होती है। सी सिकनेस मतलब अगर हम लोग ओशन में घूम रहे हैं तो फिर हमें ना सी सिकनेस मतलब उल्टी जैसी आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। तो ये क्यों होता है, देखो, जब हम लोग बहुत देर तक घूमते हैं ड्यू टू कंटिन्यूअस spinning, what happens is the fluid in semicircular canal sway, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है ये, मैंने बस जल्दी लिखने के लिए ऐसे लिख दिया है। द फ्लूइड इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स इट स्वेज, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर भी एक फ्लूइड होता है, वो स्वे करने लग जाता है, क्योंकि सेमी सर्कुलर कैनाल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायनामिक बैलेंस। रिमेंबर, जब शिप मूव हो रही है या फिर जब हम घूम रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं इलेक्ट्रो की तरह, तो जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर फ्लूइड है वो दैट स्टार्ट्स टू generate waves, okay। now जब हम stop होते हैं, जब when we stop, the waves the waves are still there, the fluid is still moving, okay। स्टिल मूव, अगर बहुत देर से हम लोग घूम रहे हैं तो फ्लूइड भी अंदर मूव कर रहा है, और जब हम रुकते हैं तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन फ्लूइड फिर भी मूव करता है। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, फिजिक्स का टॉपिक है, एक बार मैं तुमको बता देती हूँ थोड़ा सा। जब भी हम लोग किसी चीज को मोशन, जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है ना, और अगर हम उसे रोकते हैं तो वो थोड़े टाइम तक मोशन में रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जब अगर मैं एक बस में मूव कर रही हूँ और बस अचानक से रुक जाती है, तो हम लोग आगे जाते हैं ना हल्के से, तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन है, बिकॉज आई वॉज इन मोशन। बस के रुकने के बाद भी आई टेंड टू मूव फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जब हम लोग घूम रहे हैं तो अंदर का जो फ्लूइड है सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर का, वो भी घूम रहा है। जब हम रुकते हैं तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन दैट स्टिल मूव्स, और क्योंकि वो मूव हो रहा है तो जो organ of Corti, again this is not a short form, just for making you understand, organ of Corti जो है it still sways, क्योंकि उसके अंदर का लिक्विड भी मूव कर रहा है, और जब ये स्वे करता है तो इम्पल्स इज स्टिल जनरेटेड, और इम्पल्स अभी भी जनरेट हो रहा है। तो बॉडी को क्या लग रहा है, जो ऑडिटरी नर्व है ये तो अभी भी इम्पल्स भेजेगी ना सेरिब्रम को,
तो सेरिब्रम को क्या लगेगा कि हम अभी भी मोशन में हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम अभी भी मोशन में हैं, हमें लगता है कि हम घूम रहे हैं, हमें चक्कर आते हैं। ठीक है, डिजीनेस होती है, टू और फ्रो मूवमेंट होती है आई की, ये सब इसी ही रीजन से होता है। तो ये जो सी सिकनेस है या फिर हमें चक्कर क्यों आते हैं आफ्टर हम लोग लट्टू की तरह घूमते हैं, इसका रीजन क्या है? जब हम घूमते हैं या फिर जब हम गाड़ी में पहाड़ों पे घूम रहे हैं, या पहाड़ों पे नहीं, सॉरी, जब हम घूमते हैं या फिर जब कोई शिप में है, तो हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर का फ्लूइड वो स्वे कर रहा है, और जब हम रुकते हैं तो उसके अंदर का फ्लूइड इज स्टिल स्वेइंग इनर ड्यू टू inertia of motion. अभी organ of Corti due to movement of a liquid that is also still swaying. और impulse जो होता है that is generated, and auditory nerve sends the impulses to the cerebrum which makes us feel that we are still moving. अभी वेरी वेरी लास्ट टॉपिक, ये जो है ये हमने डिस्कस कर लिया। अभी वेरी वेरी लास्ट टॉपिक, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस, अभी जो लास्ट टॉपिक है वो बाकी है, दैट इज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इनर ईयर, आउटर ईयर, मिडल ईयर में कौन से पार्ट है, ये वाला। ठीक है, तो और बच गया, चलो दिस इज ठीक है। सबसे पहले आता है आउटर ईयर, मिडल ईयर, और ताकि हमें नाम याद रहे हम इनर ईयर के साथ साथ यहाँ पे मेम्ब्रेनस लाबिरिंथ भी लिख देते हैं। ठीक है, अभी आउटर ईयर में हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है? पिना, ऑल्सो नोन एज ऑरिकल। फिर है हमारे पास टिम्पैनम, उसके बाद है हमारे पास ऑडिटरी canal. Middle ear में we have the ear ossicles consisting of malleus and cusps, and then we have the oval window and round window, and we have the eustachian tube. उसके बाद इनर और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में हमारे पास है सेमी सर्कुलर canal. We have the vestibule which again consists of utriculus and sacculus. When you are studying, तो तुम इस वेस्टिब्यूल में ऐसे करके यूट्रिकुलस और सैक्युलस भी लिख लो, तुमको याद रखने में when you go through your notes आसान रहेगा। और लास्टली है हमारे पास कॉक्लिया। ठीक है, तो ये है इनर ईयर, आउटर ईयर, मिडल ईयर का डिस्टिंक्शन। तो इसके साथ हमारा ईयर खत्म हो जाता है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, बिकॉज आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया तो फिर प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। So if you have any topic in your mind which you want me to explain, comment down. I will see it, and next video हो सकता है उसी टॉपिक के रिगार्डिंग हो, या फिर अपकमिंग अपलोड्स में मैं वो वीडियो डाल सकती हूँ। So thanks for watching.